तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का ऑल चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। और यह वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं, जो कि आज हम लोग 31 नंबर से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग 30 तक बना दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके वह वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इसका PDF भी लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप PDF भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मांग का नियम का व्याख्या करें। क्या बोला जा रहा है? मांग का नियम का व्याख्या करें। तो आप पहले यह समझिए कि मांग का जो नियम होता है क्या होता है। मांग का नियम यह बताता है जब वस्तु की कीमत जब कम रहेगा ना, वस्तु की कीमत अगर कम रहेगा तो लोग जो वस्तु है वो जैसे एक बिस्कुट की कीमत ज़्यादा कम है, 2 रुपया है, 2 रुपया है तो लोग ज़्यादा बिस्कुट खरीदेंगे, 10 खरीदेंगे। अगर वही बिस्कुट 2 रुपया में जो मिलता था उसका 10 रुपया कीमत हो जाएगा तो लोग एक ही बिस्कुट खरीदेगा ना। मतलब मांग का नियम यह बताता है कि जब वस्तु की कीमत जब घटता है तो वस्तु की मांग बढ़ता है, और जब वस्तु का कीमत जब बढ़ता है तो वस्तु का मांग घटता है। तो देखिए अब किताबी लाइन में क्या बोला जा रहा है। अन्य बातों समान रहने पर वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मात्रा का विपरीत होता है, मतलब उल्टा होता है, इसका अपोजिट होता है और संबंध पाया जाता है। मांग का नियम बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर कीमत में कमी और परिणाम स्वरूप वस्तु एवं मांग जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती। क्या होता है? वृद्धि होता है। तथा कीमत में वृद्धि होने पर मांग में जाने वाला, मतलब क्या क्या लिखा है, मांग में कमी हो जाता है। ठीक है, तो मतलब वही बात बता दिया, इसमें मांग में कमी हो जाता है जब रेट जब उसका बढ़ेगा तो वस्तु का। और 32 नंबर में पूछा जा रहा है कुल उत्पादन और औसत उत्पादन क्या है। कुल उत्पादन और औसत उत्पादन क्या है? देखिए, कुल उत्पाद किसी एक निश्चित समय अवधि में उत्पत्ति मतलब समय, कोई निश्चित समय होगा, एक फिक्स टाइम होगा, एक ही इतना दिन में फिक्स कोई टाइम होगा, और उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके उत्पादित की गई वस्तु को सेवाओं के कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहा जाता है। आप देखते हैं औसत उत्पाद क्या होता है। देखिए, औसत उत्पाद परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? परिवर्तन। इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि इतना टाइम में करना है, इसका टाइम कम बेस हो सकता है। तो परिवर्तन साधन के प्रति इकाई उत्पाद को औसत उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औसत उत्पाद कहा जाता है। और इसे कुल परिवर्तन लागत भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 33 नंबर में अल्पकालीन औसत यानी लागत यू, इसको यू बोलते हैं। लेकिन ये इकोनॉमिक्स में जो इंग्लिश में जो चीज़ें देखते हैं ना हम लोग, जैसे कि गणित में ये देखिए ये हो गया, क्या बोलते, त्रिभुज, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स में यूज़ करेंगे तो ये डेल्टा हो जाएगा। तो वही, लेकिन मैं आपको यू ही बताता हूँ। अल्पकालीन औसत लागत यू आकार क्यों होता है? तो देखते हैं इसका आंसर। देखते हैं इसका आंसर में हो जाएगा अल्पकालीन में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। आरंभ मतलब क्या? शुरुआत में प्रतिफल के कारण लागत घटती है, फिर स्थिर प्रतिफल की दशा में लागत स्थिर रहती है। फिर उसके बाद क्या रहता है? कुछ पहले टाइम तो पहले बढ़ता है स्टार्टिंग में, उसके बाद क्या होता है, मतलब कुछ टाइम पहले बढ़ा, उसके बाद फिर स्थिर हुआ। ठीक है, स्थिर प्रतिफल होता है, उसके बाद उत्पादन क्या बढ़ती है। इसी कारण उत्पादन के आकार बढ़ने पर पहले लागत की घटती है, फिर उसके बाद शून्य हो जाता है, और अंत में बढ़ती इकाई। ठीक है, बढ़ती इस क्रम के कारण अल्पकालीन औसत लागत मतलब यू आकृति होता है। अभी इसको मैं ग्राफ में समझाता तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। 1-2 बार इसको पढ़ लीजिए, आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि आखिर बोल क्या रहा है इसमें। ठीक है, तो चलिए। और सीमांत उत्पाद क्या है? देखिए, सीमांत उत्पाद क्या है? किसी परिवर्तनशील साधनों का एक अतिरिक्त इकाई या एक कम इकाई का प्रयोग करने वाला कुल उत्पाद जो अंतर आता है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। आप लोग अच्छी तरीक़ा से बता दिए सीमांत उत्पाद। सीमांत मतलब क्या होता है? एक आखिरी पोजीशन वाला जो चीज़ होती है उसको ही कहते हैं ना सीमांत, तो उसे उत्पादन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए 35 नंबर में पूछा जा रहा है क्या? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में सभी फर्मों द्वारा समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, इसे स्पष्ट करें। चलिए फिर इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर में लिखना आपको क्या? पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्मों मतलब जो उद्योग होता है, फर्मों द्वारा
समरूप वस्तु का कम उत्पादन होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होता है जिसमें एक समान वस्तु बहुत अधिक क्रेता होता है, मतलब क्रेता होता है, ठीक है, तथा विक्रेता, क्रेता मतलब खरीदना और विक्रेता मतलब बेचना होता है। इनके अंतर्गत सभी फर्म एक ही तरह का समरूप वस्तु लाता है, मतलब एक ही तरह का वस्तु लाता है, उत्पादन करते हैं और क्रेता तथा विक्रेता बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता और डेकम बाजार में ठीक है, वस्तु का एक ही कीमत प्रचलित रहती है, जिसके कारण समरूप वस्तु का उत्पादन पड़ता है, मतलब एक ही फिक्स ही प्रचलित रहता है, ठीक है, बाजार में इसका रेट बोला जाए कीमत प्रचलित रहती है, जिसके कारण समरूप वस्तु का उत्पादन पड़ता है। चलिए और देखते हैं 36 नंबर में बोला जा रहा है इसमें किसी कारक सीमांत उत्पाद का मूल्य क्या है। किसी कारक का सीमांत उत्पाद का मूल्य क्या है। सीमांत उत्पाद का मूल्य किसी परिवर्तनशील साधन का एक ही अतिरिक्त इकाई है। एक कम इकाई का प्रयोग करके कुल उत्पाद में जो अंतर आता है उसे उस इकाई का मतलब उस इकाई का सीमांत उत्पाद मूल्य कहा जाता है। जैसे कि MP बराबर TPN माइनस TPN, जो ये फार्मूला आपको बताए थे ना, ये फार्मूला आपको बताए थे हैं, ठीक है, चैप्टर मतलब पार्ट नंबर 2 में इसको अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट किए हैं। अब बार बार नहीं बताऊंगा तो लेट लग जाएगा ना फिर। चलिए और 37 नंबर में देखते हैं। 37 नंबर में बोला जा रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करें। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करें। सकल घरेलू उत्पाद एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादनों के द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनकी बाजार कीमत के जोड़ को बाजार कीमत का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। चलिए और 38 नंबर में बोला जा रहा है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो एक लेखा वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा में सभी उत्पादक द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनकी बाजार कीमत के जोड़ और बाजार की कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इंग्लिश में भी है लिखा हुआ, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। बाजार कीमत पर युद्ध घरेलू उत्पाद, मतलब बाजार कीमत पर युद्ध घरेलू उत्पाद, तो इसका भी इंग्लिश में भी नाम है, आप यहाँ पे से पढ़ सकते हैं। तो ये मेन है, ठीक है, शॉर्टकट में इसका शॉर्टकट में हुआ इसका नाम, ठीक है, NDPMP, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या बोला जा रहा है। बाजार कीमत पर युद्ध घरेलू उत्पाद के एक ऐसे घरेलू उत्पाद सीमा मान्यता निवासियों तथा गैर निवासियों का द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का बाजार मूल्य के बराबर। इसमें घिसावट मेन होता है। घिसावट समझते हैं आप लोग को, ये समझ में नहीं आया होगा ना। घिसावट मतलब ये होता है जैसे कि मशीन खरीदे, ठीक है, तो मशीन जो खरीदे उसमें कुछ दिन चलाने के बाद उसमें नुकसान होता है ना, घिसता है चीज़ें। तो अब ऐसे भी समझ सकते हैं घिसावट मूल्य घटा दिया जाता है। आपने जैसे मशीन खरीदा 5 लाख में खरीदे, उसके बाद कुछ दिन चलने बाद उसमें उसका कीमत घट जाता है, तो वही घिसावट है ना, इसको माइनस करने के लिए बोल रहा है इसमें। तो आप थोड़ा सा एक बार पढ़िए और अपने से पढ़िए, PDF तो दे रहा हूँ, आप उसको भी देखिए। आगे पूछ रहा है कि बाजार की परिभाषा दीजिए। बाजार की परिभाषा, बाजार मार्केट का परिभाषा देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बाजार का एक आशय किसी स्थान से नहीं वरन मतलब इसमें देखिए, इसमें बाजार का एक आशय किसी स्थान से नहीं वरन उस समस्त, ठीक है, समस्त क्षेत्र में होता है जहाँ किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं। अर्थशास्त्र में बाजार ऐसे क्रेताओं एवं विक्रेताओं से संबंधित जिनकी क्रियाएं वस्तु के उस कीमत की प्रभावित करती है जिसे उस वस्तु की बेची जाती है। तो बाजार का परिभाषा आप जानते हैं ना, जो बाजार में एक बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है। सबसे मेन तो यही होता है ना, एक खरीदने वाला और बेचने वाला, बस इसी से ही मार्केटिंग बनता है बाजार। चलिए 41 नंबर में बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद
में क्या अंतर है? मतलब इसमें क्या बोलते हैं एनएनपी, ठीक, एनएनपी एमपी और एनएनपी एफसी में, मतलब कि इसमें एमपी और एफसी में इसका अंतर बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर। इसमें आंसर देना है आपको क्या, बाजार की कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब एनएनपी एफसी, इसका फॉर्मूला आपको याद है? फुल फॉर्म नहीं याद है, इसको मैं लाऊंगा एक अलग से वीडियो, जो कि आप जितना ओल झोल वाला फॉर्मूला सब है, जितना ग्राफ वगैरह है, उसका एक ही वीडियो में कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो चलिए, एक वर्ष में पहले इसको समझ लीजिए एक बार, उसके बाद ही लाऊंगा। तो एक वर्ष में अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य प्लस विदेशी से प्राप्त शुद्ध साधन आय माइनस घिसावट या पूंजी उपभोग है, ठीक है। आप चाहिए इंग्लिश में भी यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला, जैसे ये एनएनपी एमपी बराबर होता है कि जीएनपी एमपी, ठीक है। उसके बाद जो घिसावट बोले ना, इसको ही बोलता है, इसको इंग्लिश में। चलिए, और इसमें और भी तो देखना है आपको, और भी चीज़ें क्या, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी एफसी किसी एक लेखा वर्ष में किसी देश की सीमा में अर्जित कुल साधन आय लागत प्लस मजदूरी प्लस ब्याज तथा लाभ विदेशी शुद्ध साधन आय का जोड़ साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन अथवा राष्ट्रीय आय कहलाता है। आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे भी पता है, इसको एक अलग से वीडियो लाऊंगा। मेन बात होता है क्या, अगर आप लोगों को समझाने लगते हैं तो लेट ज़्यादा होता है, तो आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं। तो देखिए एनएनपी, इसका पहले आप इसका फॉर्मूला आपको पहले आपको इसको कमेंट करना है आपको कि इसका मतलब इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब बराबर होता है कि एनडीपीसी प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय। चलिए, और 42 नंबर में पूछा जा रहा है कि आय चक्र का प्रवाह, मतलब आय चक्र मतलब समझते हैं एक सर्कल ही समझिए। अब उसके बाद आप पढ़ के आपको बताते हैं। आय चक्रीय प्रवाह के मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रवाह या वस्तु को सेवाओं का चक्रीय रूप प्रवाह है। इस प्रवाह को आय या चक्रीय प्रवाह के लिए चक्रीय प्रवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रवाह का न कोई आरंभ होता है न कोई अंत होता है, निरंतर एवं चक्र के रूप में प्रभावित होता है। जैसे आपके पास पैसा है, पैसा के बाद आपने ले लिया साइकिल बेचकर फिर ले लिया मोटरसाइकिल बेच के आप ले लिए खाना बेच के आप ले लिए फिर मजदूरी, मतलब एक साइकिल की तरह घूमते रहता है। 43 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, वैयक्तिक परियोज्य आय क्या है? व्यक्ति परियोज्य आय क्या है? तो इसका देखिए आंसर, व्यक्तिगत परियोज्य आय वह आय है जो व्यक्तियों को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है तथा सरकार द्वारा आरोपित करों के भुगतान के बाद व्यक्ति के पास चलती है। जो करेंसी होता है ना, करेंसी जो नोट। और 44 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, राष्ट्रीय प्रयोग आय क्या होता है? मतलब कि परियोज्य आय क्या होता है, राष्ट्रीय परियोज्य आय क्या होता है? तो राष्ट्रीय परियोज्य आय वह आय होता है जो किसी देश की निवासी को सभी स्रोतों की अर्जित आय एवं विदेशी प्राप्त होने वाले चालू हस्तांतरण भुगतानों से उपभोक्ता या का बचत के लिए एक वर्ष में प्राप्त होती है। कितना वर्ष में? एक वर्ष में ओनली, उसे ही राष्ट्रीय परियोज्य आय कहा जाता है। चलिए, 45 नंबर में बोला जा रहा है कि दोहरी गणना का एक समस्या क्या है? दोहरी गणना मतलब दोहरी मतलब क्या होता है? दोबारा, गणना मतलब क्या होता है? गिनती, यानी एक चीज़ को दोबारा नहीं गिनती करते हैं, उसे कहते हैं दोहरी गणना। देखिए, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना दोहरी गणना कहा जाता है। मतलब वही हो गया ना, एक से दोहरी बार। जैसे आप 4 आदमी मिलके 500 रुपया कमाएँ, तो अब मान लीजिए आप दिन का निकल गया आपको 200, फिर आप एक बार एक्स्ट्रा जोड़ दिए वही पैसा को, मतलब वही होता है ना दोहरी गणना। चलिए, 46 नंबर में पूछा जा रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? मतलब कि जीडीपी ग्रॉस, तो और क्या बोलते हैं? तो जीडीपी के बारे में तो आप जानते ही हैं, आपकी जैसे कि जीडीपी अभी 18% है। कितना परसेंट? 18। चलिए, इसका आंसर देखते हैं। उत्तर में लिखना क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, इसमें क्या था? जीडीपी था ना, इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद का यानी कि जीएनपी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जीएनपी। तो देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी
सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक देश में घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों के द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य एवं विदेशी से प्राप्त शुद्ध साधन आय तौर है। मतलब कि एनएनपी मतलब जीएनपी एमपी बराबर होता है जीडीपी एमपी प्लस विदेशी से शुद्ध साधन की आय। तो चलिए 47 नंबर में बोला जा रहा है कि आय के चक्रीय प्रभाव को दो क्षेत्रीय मॉडल क्या है। आय के चक्रीय प्रभाव को दो मॉडल बताइए। देखिए, आय के चक्रीय प्रभाव का दो मॉडल अर्थव्यवस्था केवल दो क्षेत्रों में घरेलू क्षेत्र अर्थात परिवार तथा उत्पादन क्षेत्र अर्थात फर्म के बीच होने वाला चक्रीय प्रवाह है। वास्तविक में एक मौद्रिक का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या मौद्रिक का भी अध्ययन किया जाता है। चलिए 48 नंबर में बोला जा रहा है। 48 में बोला जा रहा है क्या आय के चक्रीय प्रवाह का रिसाव एवं अंत मतलब छेकन क्या है। तो देखिए, इसमें रिसाव मतलब का यह आय जिसमें बचा कर रखा जाता है और आय प्रवाह के वापस नहीं लौटाया जा सकता है। यदि उत्पादन के साधन अपनी समस्त आय को देश के उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय नहीं करते तो उसे आय पर रिसाव कहा जाता है। इस प्रकार आय का रिसाव आय का भाग में जो आय के चक्रीय प्रवाह के वापस में खर्च नहीं किया जाता है और प्रवाह को बाहर कर दिया जाता है। आय का अंत और छेपन आय में होने वाला वह व्यक्ति जो चक्रीय प्रवाह के बाहर से किसी और स्रोत द्वारा होता है। अर्थव्यवस्था में संतुलन के लिए अंत छेपन के निवासों रिसावों के समान होना आवश्यक है। अर्थात अंत छेपन बराबर क्या होता है रिसाव। और इसमें बोला जा रहा है क्या वास्तविक प्रभाव क्या है। परिवारों से फर्मों साधन की सेवाओं जैसे भूमि श्रम पूंजी आदि इस फर्मों में परिवारों को वस्तुओं या सेवाओं का जो प्रभाव होता है उसे वास्तविक प्रभाव कहते हैं। और चलिए 50 नंबर में बोला जा रहा है क्या फर्म के अधिकतम लाभ की शर्तें। फर्म के अधिकतम लाभ की शर्तें क्या क्या है। उत्तर में लिखना फर्म के अंतिम अधिकतम लाभ की शर्त है जैसे कि MC बराबर MR यानी कि सीमांत आय बराबर सीमांत लागत बराबर क्या हो जाएगा सीमांत आय। तो अब ये सबसे प्रॉफिट होगा। दूसरा कि MC वक्र द्वारा MR वक्र को नीचे से काटा जाता है। कहाँ से काटा जाता है नीचे से काटा जाना चाहिए तभी लाभ की अधिकतम होगा। चलिए 51 नंबर में पूछा जा रहा है कि चाय की दो पूरक वस्तुओं के उदाहरण दे। चाय की देखिए पूरक वस्तु तो आप जानते हैं कि जो वस्तु निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग में किया जाता है जैसे कार पेट्रोल। तो दो पूरक वस्तु के एवं चीनी जैसे कि चाय एवं चीनी, ठीक है। और चाय पत्ती भी बोल सकते हैं चाय एवं पत्ती। चलिए और तो 52 में बोला जा रहा है कि कुछ स्थिर लागत वक्र के एवं कुल परिवर्तन लागत का वक्र चित्रण करें। तो इसका कोई चित्र से माध्यम से निभाना है आपको। कुल स्थिर लागत वक्र है जैसे कि ये हो गया कॉस्ट, ठीक है। ये हो गया यानी कि पैसा आपको कुल कितना लगा और ये हो गया आपको आउटपुट फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए तो आज हम लोग ने लगभग 50 से प्लस क्वेश्चन किए हैं। तो आप लोग बताओ वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।